Hello everyone. So today we'll go through provisions of limitation act. What does the provisions of the act says? सबसे पहले we'll start with section 1. Section 1 जैसे बाकी सारे एक्ट होते हैं सब में सेम होता है, शॉर्ट टाइटल होता है, एक्सटेंट होता है, कमेंसमेंट होता है एंड इन सम एक्ट्स एप्लीकेशन भी होता है. तो हमारे लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो तीन बातें हैं इसके अंदर. शॉर्ट टाइटल क्या होगा? लिमिटेशन एक्ट 1963. एक्सटेंड कहाँ पर होगा? होल ऑफ इंडिया में. एंड फोर्स में कब आएगा? तो डेट ऑलरेडी बता दी गई है, दैट इज January 1st 1964. मूविंग फर्दर टू सेक्शन 2. सेक्शन 2 क्या बता रहा है? इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन, दैट इज इट इज द डेफिनेशन क्लॉज. इट मीन्स जो भी टर्म्स इस डेफिनेशन क्लॉज के अंदर दे रखी है, जब हम ये एक्ट आगे पढ़ेंगे तो वील इंटरप्रेट देम as it is said in the definition clause. But what does the exception says? The exception says that unless the context require otherwise. कि अगर context ही otherwise require कर रहा है तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं, otherwise we'll stick to whatever is explained in the definition clause. We have definition from A to N, that is 2A to 2N. We have to learn the sequence. There's this trick. हम उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं if it is helpful for you. What does it says? अपन एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं एंड विल डिवाइड आवर स्टोरी इनटू 2 पार्ट्स. तो पहले पार्ट में विल गो थ्रू फ्रॉम 2A to 2H एंड इन द अदर हाफ ऑफ द स्टोरी विल गो फ्रॉम 2I to 2N. व्हाट डज द फर्स्ट सेज? द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी सेज कि एक एप्लीकेंट है. एक एप्लीकेंट क्या करता है? वो एप्लीकेशन फाइल करता है कि सर हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड जो बॉन्ड है वो दोनों ही डिफेंडेंट ने क्या किया है, ईजमेंट राइट एक्सरसाइज करके वो फॉरेन कंट्री चले गए हैं गुड फेथ में. क्या बोला कि भाई एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी कि सर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड जो बॉन्ड है दोनों पर डिफेंडेंट ने ईजमेंट एक्सरसाइज किया एंड वो फॉरेन कंट्री चले गए गुड फेथ में. नाउ कम्स द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी. इट सेज दैट प्लेंटिफ कहते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड. विल सी दैट इन क्लॉज 2J two terms are given, that is period of limitation and prescribed period. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं that plaintiff कहते हैं कि period of limitation या फिर prescribed period किसी भी promissory note के लिए तो अभी बाकी है. तो वो क्या करते हैं? वो सूट फाइल करते हैं कि सर कुछ गलत हुआ है, that is wrong has been committed, wrong as in taught. आप मेरी बात का भरोसा करिए, that is trust करिए. तो ट्रस्ट से ही क्या टर्म आया है? ट्रस्टी. इस ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सो रिमेंबर दिस. इससे क्या हो जाएगा? हमें सीक्वेंस जो है याद करने में आसानी होगी. फिर जब बाद में हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें ट्रिक का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हमें अपने आप में ही क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा. नाउ लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन इज अबाउट एप्लीकांट, कि एप्लीकांट कौन होगा. इट सेज इंक्लूड्स. तो देयर आर टू थिंग्स, दैट इज द वर्ड इंक्लूड्स एंड द वर्ड मीन्स. इंक्लूड्स वर्ड जब भी आता है इट मीन्स कि ओरिजिनल जो भी है डिफाइन कर रखा है वो तो है ही, उसके अलावा ये भी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी. सो हियर द वर्ड इंक्लूड रिटन, दैट इज एप्लीकांट में एप्लीकांट तो आएगा, उनके अलावा और कौन कौन आएगा. तो ये तीन व्यक्ति बता रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द पिटिशनर, कि पिटिशनर आएगा. द सेकेंड वन इज ऐसा व्यक्ति फ्रॉम जिससे या फिर जिसके थ्रू, जिसके द्वारा क्या किया है, एप्लीकांट ने राइट डिराइव किया है अप्लाई करने का. दो व्यक्ति हो गए, पिटिशनर एंड द जिसने राइट डिराइव किया है. देन द थर्ड इज ऐसा व्यक्ति जिसकी एस्टेट एप्लीकांट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है. कैसे? या तो एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव. तो हमें क्या पता चला? तीन बातें पता चली कि एप्लीकांट में पिटिशनर भी आएगा, जिससे या फिर जिसके द्वारा राइट टू अप्लाई डिराइव किया है एप्लीकांट ने, वो भी आएगा. एंड द थर्ड वन इज, द लास्ट वन इज ऐसा व्यक्ति जिसकी एस्टेट एप्लीकांट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है. कैसे? या तो एज एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव. मूविंग फर्दर टू द सेकेंड डेफिनेशन कि एप्लीकेशन क्या है. तो एप्लीकेशन में भी क्या बता रखा है? इंक्लूड्स वर्ड बता रखा है. तो इंक्लूड्स क्या करता है? पिटिशन. देन वी हैव द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज हम कहाँ पढ़ के आए थे? हम NI एक्ट में पढ़ के आए थे. दैट वॉज अंडर सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़ा था. यहाँ पे क्या बता रखा है? यहाँ पे इंक्लूड्स से रिप्रेजेंट कर रखा है. दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड अ चेक. ये भी हमने कहाँ पढ़ा था? चेक का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था अंडर NI एक्ट. मूविंग फर्दर टू द फोर्थ डेफिनेशन, जो कि किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या है,
तो बॉन्ड का डेफिनेशन भी इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है. इट सेज दैट बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड कोई सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करता है जिधर वेयर बाय अ पर्सन अपने आप को ऑब्लाइज करता है. क्या करने के लिए? मनी पे करने के लिए. किसको? अनादर को. एंड किस कंडीशन पे? कंडीशन पे कि हम जो ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा. कब? अगर वो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड एक्ट है वो परफॉर्म हो जाता है या फिर वो परफॉर्म नहीं हो पाता है. इस द केस में भी इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए नामक व्यक्ति है और बी उनको कहते हैं कि आपको यहाँ पर आना है. तो ए क्या करते हैं? ऑब्लाइज करते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे आ जाएंगे, बट अगर हम नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? इतना सम ऑफ मनी हम आपको पे करेंगे. तो क्या हो रहा है इधर? इधर पर्सन अपने आप को ऑब्लाइज कर रहे हैं पे करने के लिए सम ऑफ मनी अनादर को. पर किस कंडीशन पे? कि उनको सम ऑफ मनी नहीं देना पड़ेगा जब वो उधर चले जाएंगे. दैट इज इफ द स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म या फिर इज नॉट परफॉर्म. ये कंडीशन जो है पेमेंट की ये वर्ड हो जाएगी. दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड सेज. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज डिफेंडेंट. तो एप्लीकांट की डेफिनेशन, डिफेंडेंट की डेफिनेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ हम देखेंगे. इनको तीनों को साथ साथ में ही देखेंगे. What does the definition of defendant says? It says कि डिफेंडेंट इंक्लूड करते हैं. क्या इंक्लूड करते हैं? ये कहते हैं दो तरह के व्यक्ति बता रखे हैं. दैट इज एनी पर्सन जिससे या फिर जिसके द्वारा डिफेंडेंट ने लाइबिलिटी टू बी सूड क्या करी है? डिराइव करी है. फर्दर कोई भी व्यक्ति जिसकी एस्टेट रिप्रेजेंटेड है किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव. तो इससे क्या दिखा अपन को? दैट डिफेंडेंट जो है वो ओरिजिनल मीनिंग तो है ही है डिफेंडेंट का जो है, उनके अलावा डिफेंडेंट दो व्यक्ति और इंक्लूड कर रहा है. द फर्स्ट वन इज ऐसा पर्सन जिससे डिफेंडेंट ने क्या डिराइव किया है? लाइबिलिटी टू बी सूड डिराइव की है फ्रॉम या फिर थ्रू हूम. एंड सेकंड में क्या बता रखा है? ऐसे पर्सन की एस्टेट जो कि डिफेंडेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है. कैसे? या तो एज अ एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव ऑफ ईजमेंट. कि ईजमेंट क्या कहते हैं? तो ईजमेंट की डेफिनेशन भी इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है. इट सेज कि ये ऐसा एक राइट इंक्लूड करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा है. व्हाट डज द डेफिनेशन सेज? कि ईजमेंट के अंदर एक ऐसा राइट इंक्लूडेड है जो कि किससे अराइज नहीं हो रहा है? नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. जिसके द्वारा एक पर्सन एंटाइटल्ड होता है रिमूव करने के लिए, टेक अवे करने के लिए या फिर अप्रोप्रिएट करने के लिए. रिमूव एंड अप्रोप्रिएट यूज करने के लिए फॉर हिज ओन प्रॉफिट, खुद के प्रॉफिट के लिए. क्या? पार्ट ऑफ सॉइल जो कि बिलोंग कर रहा है अनादर को, या फिर एनीथिंग जो कि ग्रो हो रहा है या फिर अटैच्ड है या फिर सबसिस्ट कर रहा है ऑन द लैंड जो कि अनादर पर्सन को बिलोंग कर रहा है. व्हाट डज इट सेज? दोबारा से देख लेते हैं कि ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा है. वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड, जिसके द्वारा जिससे एक पर्सन क्या होता है? एंटाइटल होता है. एंटाइटल होता है रिमूव करने के लिए एंड अप्रोप्रिएट करने के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए. क्या? एनी प्रॉफिट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, एनी पार्ट ऑफ सॉइल जो कि अनादर को बिलोंग कर रहा है या फिर उनके लैंड पे ग्रो हो रहा है या फिर सबसिस्ट है या फिर क्या है? अटैच्ड है उनके लैंड से. दैट इज लैंड ऑफ द अनादर. मूविंग फर्दर वी हैव द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्री. फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री जो कि अदर देन इंडिया है. देन वी हैव गुड फेथ. तो गुड फेथ की डेफिनेशन अपन ने BNS में भी देखी थी. दैट वाज अंडर सेक्शन 211 टू सब क्लॉज 11 के अंदर अपन ने देखी थी. यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुड फेथ का डेफिनेशन? तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी डील नहीं किया जाएगा गुड फेथ में किया है अगर उसको आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ नहीं किया. इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, उसको गुड फेथ में किया गया नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव प्लेंटिफ. कि प्लेंटिफ का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो है ही, उसके अलावा प्लेंटिफ दो तरह के व्यक्ति इंक्लूड करते हैं. द वेरी फर्स्ट पर्सन इज फ्रॉम या फिर थ्रू हूम प्लेंटिफ ने डिराइव किया है क्या? राइट टू सू. जब हमने एप्लीकांट पढ़ा था उधर हमने देखा था कि डिराइव किया है राइट टू अप्लाई. जब हमने डिफेंडेंट पढ़ा था उधर हमने देखा था लाइबिलिटी टू बी सूड. नाउ वी आर स्टडिंग प्लेंटिफ.
तो प्लेंटिफ में क्या है, दैट इज राइट टू सू डिराइव किया है। एंड दूसरे तरीके का व्यक्ति कौन है, पर्सन जिसका एस्टेट रिप्रेजेंटेड है, किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा। कैसे, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव। मूविंग फर्दर टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम जे क्लॉज देखेंगे हमें पता चलेगा कि इधर दो टर्म्स डिफाइंड है। फर्स्ट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड सेकेंड इज प्रिस्क्राइब पीरियड। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है, इट सेज पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब ऐसा पीरियड है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है किसी भी सूट के लिए, किसी भी अपील के लिए या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, इट सेज कि स्केड्यूल ने बता रखा है, जो स्केड्यूल अपन को लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है, उसी जिसके अंदर आर्टिकल्स है, उसी के द्वारा जो भी पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ऑन द अदर हैंड जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो क्या होता है, सो इट सेज दैट प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब है ऐसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि कंप्यूट किया जाता है, एज इन कैलकुलेट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि प्रोविजंस के हिसाब से कर रहे हैं कंप्यूट कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब पीरियड। ऑन द अदर हैंड अगर स्केड्यूल के द्वारा बता दिया गया तो दैट विल बी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब यहाँ पे जो बता रखा है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे जो बता रखा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो कौन से प्रोविजंस, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 12 to section 24. It is under chapter 3 of this act. That is part 3 of this act. Moving to the next definition, we have 2K. It talks about promissory note. ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं promissory note भी अपन कहाँ पढ़ के आए थे, NI एक्ट में पढ़ के आए थे, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीन्स कि आप जब भी आगे ये एक्ट पढ़ोगे उसके अंदर जिधर भी promissory note वर्ड यूज किया जाएगा टर्म, तो आपको यही मतलब समझना है जो कि यहाँ पर बता रखा है। इट सेज दैट प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट जिधर मेकर, जो प्रोमिसरी नोट मेक कर रहा है वो क्या करते हैं, अपने आप को एंगेज करते हैं, एब्सोल्युटली एंगेज कर रहे हैं पे करने के लिए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, किसको, अनादर को, एट अ टाइम जो भी लिमिटेड है, कि भाई इतने समय में हम क्या कर देंगे, ये स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी अनादर को पे कर देंगे। तो ये कह रहे हैं या तो टाइम लिमिटेड है या फिर डिमांड कि जब भी मांगा जाए तब पेमेंट हो जाएगा, या फिर और एट साइट। तो क्या कहता है, इट सेज प्रोमिसरी नोट का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिधर लेकर अपने आप को एंगेज करते हैं एब्सोल्युटली पे करने के लिए, क्या, स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, किसको, अनादर को, कब, या तो टाइम लिमिटेड है या फिर डिमांड पे या फिर साइट पे। नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ सूट। Suit does not include an appeal or an application. तो it is a negative definition जो कह रहे हैं कि सूट में ना तो अपील आएगा ना ही एप्लीकेशन आएगा। नेक्स्ट वी हैव टॉट। टॉट मीन्स, टॉट का डेफिनेशन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट सेज कि क्या इसका मतलब है, एंड सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि क्या नहीं है, बोथ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। द एफर्मेटिव पार्ट सेज दैट टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है सिविल रॉन्ग। ऑन दी अदर हैंड टॉट क्या नहीं है, इज एक्सक्लूसिवली नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिविल रॉन्ग है बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मूविंग टू द लास्ट डेफिनेशन दैट इज ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या कहता है, इट सेज दैट इट डज नॉट इंक्लूड, कौन नहीं इंक्लूडेड है, सबसे पहले बेनामीदार इंक्लूडेड नहीं है, सेकेंडली मॉर्गेजी जो भी पोजेशन में रह जा रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जब मॉर्गेज सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद जो मॉर्गेजी है अगर वो पोजीशन में है, स्टिल पोजीशन में है, तो वो ट्रस्टी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। एंड लास्टली और अ पर्सन जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है बिना टाइटल के। क्या बताया इसमें ट्रस्टी में बताया कि 3 तरह के व्यक्ति जो है वो ट्रस्टी में नहीं आते हैं, ना तो बेनामीदार आएगा, ना ही मॉर्गेजी जो कि मॉर्गेज सेटिस्फाई होने के बाद पोजीशन में रह जा रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, एंड लास्टली कौन, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है वो भी बिना टाइटल के, वो भी क्या नहीं होंगे, वो भी ट्रस्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। दैट्स इट, आज अपन यहीं तक करेंगे, दैट इज सेक्शन 1 and section 2। Now, in the next video, we'll go through other sections of this act. Thank you.